साथियों, मलेरिया सिर्फ भारत ही नहीं, अगर हम ग्लोबली देखें तो एक बहुत बड़ी समस्या रही है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो 2000 के सन 2000 से 2015 के बीच का जो मौत का रेशियो था मलेरिया के वजह से, और जो लोग को अफेक्ट कर रहा था, वो 2015 से 2020 में बढ़ा है। अब बहुत लोगों का मानना है कि इसका मुख्य कारण जो है पैंडेमिक जो हमारे बीच कोरोना का आया, उसके वजह से बहुत सारी जो मेडिकल व्यवस्थाएं थी वो बिगड़ गई, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ जो है हमें देखने को मिला। लेकिन फिर भी अगर हम आज भी देखें तो बहुत लोग मलेरिया से अच्छा खासा डेथ आपको देखने को मिलता है। लगभग ग्लोबली देखें तो 25 करोड़ लोगों को लगभग मलेरिया का शिकार लोग होते हैं, जिनमें से कि लगभग 6 से 7 लोगों की जो है 6 से 7 लाख लोगों की जो है मौत हो जाती है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो दुख का विषय क्या होता है कि उसमें लगभग 77% 77% पॉपुलेशन जो डेथ का है, डेथ रेशियो में, वो बच्चे होते हैं। मतलब ज़्यादातर बच्चों को वो नुकसान करता है और बच्चों की जान लेता है। तो साथियों, सिर्फ छोटी सी अवेयरनेस से, मतलब कि बहुत बड़ी मेडिकल व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथ की सिर्फ कुछ दवाएं हैं जो कि आपको किसी भी तरह के और किसी भी स्टेज के मलेरिया को कंट्रोल करने में जो है बहुत हद तक क्या कहें कि 100% एक तरह से कहें तो कारगर है। तो साथियों, इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि मलेरिया के बारे में हम होम्योपैथ में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं साथियों। तो सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन जो आएगी वो है साथियों चाइना में। इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि एक ठंडा लगना, एक जाड़ बुखार जिसे हम कहते हैं, वो आपको मलेरिया में देखने को मिलता है। और चाइना का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। आप चाइना कहें या सिंकोना कहें, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है आपके मलेरिया के लिए। जैसे कि अगर धीमी नारी हो, उल्टी जैसा लगे, जी मिचलाना, चक्कर जैसा लग रहा हो, चाइना का एक खास बात ये है साथियों कि रात में जो है इसका बुखार अटैक नहीं करता है। मतलब कि रात में पेशेंट बतलाता है कि बुखार ठीक रहता है, लेकिन दिन में जो है इसका बुखार जो है ज़्यादा परेशान करता है। अब ठंड लगना, आपको उल्टी जैसा महसूस होना, आपके जो पल्स रेट होते हैं बहुत सॉफ्ट पल्स हो जाता है। अगर आप किसी की नाड़ी मतलब पेशेंट का चेक करने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कि बहुत हल्का सा एकदम महसूस, जो स्पंदन होता है वो महसूस नहीं होता है ठीक से। वर्टिगो बतलाता है पेशेंट की चक्कर रह रहा है। रात में बुखार नहीं रहता है, रात में पेशेंट बतलाता है कि बुखार ठीक रहता है। दिन में पूरे दिन बुखार उसे महसूस होती है, ठंड कंटिन्यू महसूस होती है, जाड़ बुखार जिसे हम कहते हैं। और साथियों, अगर इसके हम एक खास पेक्यूलियर सिम्टम की ओर ध्यान दें तो चाइना में क्या बतलाया गया है कि अगर मान के चले कि आज आपको 7 बजे बुखार आया है तो कल जो है आपको 5 बजे के टाइम में बुखार आ जाएगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि बुखार आपके जो तय सीमा, मतलब जिस समय में आज आपको बुखार लगा है, अगला बुखार जो आपको आएगा, मतलब अभी उतरने के बाद फिर से जो अगला बुखार आएगा वो 2-3 घंटे पहले आएगा। मतलब अभी अगर 10 बजे आया है तो फिर कल हो सकता है 7 बजे आ जाए, परसों हो सकता है 4 बजे। इस तरह से डिक्रीजिंग टाइम टेबल में अगर बुखार कंटिन्यू बार बार चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो उसके लिए जो है चाइना ऑफिसिनालिस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब 30 या 200 पोटेंसी, इंटेंसिटी और कितने समय से है उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, दिन भर में 3 खुराक आप पिएं। आपको अच्छे खासे, मतलब जो बहुत बुरी स्थिति में लोग होते हैं, परेशान हो चुके हैं, उनको बहुत ईजी जो है चाइना ठीक करता है। जाड़ बुखार, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ठंड लग करके, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियरनेस से काँप रहा है पेशेंट, बहुत ठंड लग रहा है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद बुखार रह रहा है, मलेरिया है, तो उसका बुखार कंट्रोल हो जाएगा चाइना से। उसके बाद साथियों, अगर हम बात करें इपिकाक की, इपिकाक भी बहुत बेहतरीन मेडिसिन है आपके बुखार के लिए। और ख़ास करके कि मलेरिया बहुत पुराना जब हो जाता है, मतलब कि बुखार आपको कई दिनों से रह रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ये ऐसे रह नहीं रहा है, और एक दिन के अंतर से आने वाला जो बुखार होता है, मतलब कि आज बुखार है, फिर कल नहीं था, फिर परसों होगा, इस तरह से, मतलब कि एक दिन गैप करके जो बुखार आता है। और बिल्कुल कपा देना, मतलब पेशेंट जो जब भी बुखार चढ़ता है तो एकदम जैसे ठंड में एकदम शिविर करते हैं लोग, उस तरीका से एकदम पूरा कांपता है पेशेंट। तो ये कंपन पूरे शरीर में, ये आपको इपिकाक की ओर ले जाता है साथियों। उसके बाद जो हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है जो मलेरिया बुखार के लिए, वो है साथियों आर्सेनिक एल्ब। अब आर्सेनिक एल्ब जो है, इसमें 2 मुख्य बातें तो हमें हमेशा याद रखना है कि आर्सेनिक का पहला तो बेचैनी, रेस्टलेसनेस, पेशेंट के अंदर अच्छा खासा बेचैनी रहता है। उसके बाद जलन, पूरे शरीर में जो है उसे जलन महसूस होती है। और एक और पेक्यूलियर सिम्टम आपको आर्सेनिक के बारे में बतला दूं कि 1, 2, 3 दिन तक के अंतर पे ये बुखार आता है। मतलब कि आज बुखार था और उसके बाद कल भी ठीक था, परसों भी ठीक था, तरसों भी ठीक था, और हो सकता है कि
चौथे दिन जाकर के फिर से बुखार चढ़ जाए, मतलब 2-3 दिन के गैप पर इंटरमिटेंट फीवर जो आपको देखने को मिलता है, तो आप समझिए कि आपके लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन हो सकती है आर्सेनिक एल्बम। अब साथियों, अगली मेडिसिन हमारी नक्स वोमिका है। नक्स वोमिका आप जानते हैं कि एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है किसी भी तरह के फीवर के लिए। तो साथियों, सबसे पहले हमें इसमें देखना क्या है कि सुबह 8 बजे से लेकर और दोपहर तक जो है बुखार चढ़ा हुआ रहता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम हो जाता है आपके नक्स वोमिका के लिए कि सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर तक जो है बुखार रहता है। बाकी टाइम फिर बुखार जो है ठीक हो जाता है। उसके शरीर के भीतर अत्यधिक सर्दी का अनुभव होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी, मतलब पेशेंट बतलाता है कि नाक पूरा बंद रहता है, परेशान रहते हैं सर्दी से। उसके बाद सुबह सुबह उल्टी जैसा फील करना, ये नक्स में आपको देखने को मिलता है साथियों। उसके बाद साथियों बात करें कि रात को 9 बजे से 10 बजे के बाद आने वाला जो फीवर होता है, बहुत सारे पेशेंट में क्या होता है कि रात के समय में ही 9-10 बजे के आसपास बेड पे जाने के समय में जो है बुखार चढ़ता है। सुबह सुबह दिन में 4 बजे या शाम को जो है ठंड महसूस होती है, खुली हवा में रहने की इच्छा होती है। तो ये सारी सिम्टम्स जो है सल्फर में आपको देखने को मिलता है। और सल्फर में एक चीज़ जो कभी नहीं भूलना चाहिए वो क्या है कि नहाने के बाद, स्नान के बाद जो है प्रॉब्लम बढ़ जाती है, मतलब बुखार भी चढ़ जाता है। अगर पेशेंट नहा करके आता है तो फीवर जो है उसका वो बढ़ा हुआ महसूस होता है, तो उनके लिए जो है सल्फर एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन हो जाती है साथियों। उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला जो एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन है मलेरिया पैरासाइट के लिए साथियों, तो वो हमारा हो जाता है पोडोफाइलम साथियों। पोडोफाइलम का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ठंड लगना, मतलब सो करके उठते हैं और बिल्कुल एकदम सर्दी जैसी महसूस होती है, लगता है कि बहुत ठंड लग रहा है, जाड़ा लगता है। और ये सिर्फ सुबह में ही होता है, रात में या दिन में ऐसा नहीं अनुभव करता है पेशेंट, ऐसा नहीं बतलाता है आपसे, बस कहता है कि सुबह सुबह सो के उठते समय बड़ी ठंड लगता है। उसके बाद सर्दी हो, गर्मी की अवस्था में रोगी का अधिक बड़बड़ाना, बहुत ज़्यादा, मतलब एक क्या कहते हैं उसको कि मरमरिंग आपको देखने को मिलता है कि कुछ कुछ बोलते रहना। उसके साथ साथ बुखार उतरते समय बहुत ज़्यादा पसीना देखने को मिलता है आपको पोडोफाइलम में, कि बुखार जब भी उतरता है तो एकदम पूरा पसीना से तरबतर हो जाता है। तो ये सारी सिम्टम्स अगर आपके अंदर है कि 6 बजे से 8 बजे तक सुबह सुबह ठंड बहुत ज़्यादा महसूस करना, उसके बाद सर्दी या फिर गर्मी की अवस्था में जो है रोगी को बहुत अधिक बड़बड़ाने का मतलब टेंडेंसी आ जाता है उसके अंदर। उसके बाद बुखार उतरते समय जो है बहुत ज़्यादा पसीना से पूरा तरबतर रहता है पेशेंट, तो उस कंडीशन में पोडोफाइलम आपके लिए एक बेहतरीन मेडिसिन हो सकती है साथियों। और उसके साथ ही आपको ध्यान में होगा कि पोडोफाइलम में अगर आपको पतले दस्त लगे हुए हैं, लूज मोशन है और उसके साथ आपको बाकी सिम्टम्स हैं, तो फिर सोने पे सुहागा है, क्योंकि पोडोफाइलम ही आपके लिए एक मेडिसिन हो जाती है और वो आपको 100% क्योर देती ही देती है साथियों। उसके बाद अगर हम बात करें लाइकोपोडियम के बारे में, तो सर लाइकोपोडियम के बारे में खास चीज़ों का बतलाऊं कि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव मेडिसिन नहीं है। इसका उपयोग जो है हमें एक खुराक के रूप में ही करना चाहिए, कि मतलब दिन में एक खुराक एक बार ले लिए, लाइकोपोडियम अपना पूरा काम जो है 24 घंटे करता रहता है। अब इसके लक्षण की बात करें अगर, तो शाम के समय में, मतलब लगभग 4 बजे से लेकर के और 8 बजे के बीच में ठंड महसूस होती है। टाइमिंग को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे दोस्तों, क्योंकि मलेरिया में ठंड लगना एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, जो लगभग सारे मलेरिया पेशेंट में जो है आपको देखने को मिलता है। तो ठंड जो है और ठंड की टाइमिंग्स ये बहुत मायने रखती है होम्योपैथ में, कि किस समय में ठंड लग रहा है। तो सारे जो मैंने आपको ठंड के बारे में बताया है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो साथियों, शाम के समय में मुख्यतः 4 बजे से 8 बजे के आसपास अगर ठंड लगती है, सर्दी लगने के बाद जो है पसीना आता है बहुत ज़्यादा, ठंड की अवस्था में भी रोगी जो है कपड़ा बिल्कुल नहीं कुछ डालना चाहता शरीर पे, एकदम कपड़ा सारा वो फेंक के रखता है, उसे ठंड भी हो फिर भी उसे लगता है कि नहीं कपड़ा नहीं चाहिए, वो कपड़ा पसंद नहीं करता शरीर पे। तो ये सारी सिम्टम्स जो है साथियों वो आपको लाइकोपोडियम में देखने को मिलती है। वहीं अब आप आते हैं पल्सेटिला की ओर साथियों, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि पल्सेटिला का नाम मैंने अभी तक क्यों नहीं लिया है, क्योंकि पल्सेटिला साथियों एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है मलेरिया के लिए या फिर हम कहें बुखार के लिए। और उसके सिम्टम्स की अगर हम चर्चा करें तो कुछ पेक्यूलियर सिम्टम्स मैं आपको बतला दूं, जैसे कि दिन में 2-3 बजे जो है लगभग बुखार चढ़ता है उसको, 2 से 3 बजे के आसपास दोपहर के समय में ही बुखार चढ़ता है। बाकी सुबह शाम रात जो है पेशेंट लगभग ठीक महसूस करता है, बुखार उसे नहीं रहते, वीकनेस वगैरह हो सकता है, लेकिन बुखार का खास करके 2-3 बजे चढ़ना ये पल्सेटिला का एक बहुत इंपॉर्टेंट और पेक्यूलियर सिम्टम है साथियों। उसी के साथ साथ पल्सेटिला में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर कुछ जंक फूड अगर हम ले रहे हैं, ऑयली फूड ले रहे हैं और उसके बाद जो है हमें किसी तरह का कुछ
प्रॉब्लम अगर हो रहा है शरीर में, कुछ बहुत ज़्यादा ऊटपटांग खाना खाने की वजह से, ऊटपटांग डाइट की वजह से अगर हमारे शरीर में किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उसके लिए जो है हमारा बेस्ट मेडिसिन पल्सिटिला होता है साथियों। उसके बाद इसी दौर में अगली मेडिसिन की अगर हम चर्चा करें साथियों, तो लाइकेसिस एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन आपके लिए साबित होती है साथियों, क्योंकि दिन में 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में ठंड लगना शुरू होता है, गर्म पसीना आता है शरीर से। जो पसीना पेशेंट को आप देखते हैं कि गर्म जैसा पसीना रहता है, तो ये जो सिम्टम है साथियों, ये प्रॉपर लाइकेसिस में है। और लाइकेसिस साथ में शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा रहना, खास करके कमर में, पैर में बहुत ज़्यादा पेन इंसान बतलाता है, मन करता है कि कंटिन्यू दबाते रहें, दबते रहता है तो ठीक लगता है। जैसे ही जो है अगला हाथ हटाता है, दबाना रोका जाता है, वैसे ही पेशेंट का दर्द जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी जो मलेरिया के सिम्टम्स है वो आपको साथ में देखने को मिलते हैं। 2 से 4 बजे के बीच में ठंड लगना, दिन में, दोपहर के समय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका। चाहे वो गर्मी के समय में भी आपको मलेरिया के पेशेंट में ये सिम्टम आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारी सिम्टम्स के साथ साथियों, अगर हम लाइकेसिस 30 का दिन भर में 3 बार इस्तेमाल करते हैं साथियों, तो बहुत तेजी से, एक तो आपको पेन में हो सकता है कि एक खुराक के बाद पेशेंट का पेन वो कहेगा कि नहीं, अब पेन जो है मेरा वो ठीक है। और ऐसा देखा गया है कई बार कि लगभग 7, 8, 10 घंटे में लगभग लाइकेसिस आपके बहुत सारे सिम्टम्स को जो है वो कंट्रोल कर देता है साथियों। उसके बाद साथियों, मलेरिया के बहुत मुख्य मेडिसिन के बारे में मैं आपको बतलाता हूँ, जिसे हम कहते हैं साथियों थूजा। अब थूजा भी बतला दो साथियों कि लाइकोपोडियम की ही तरह रिपीटेटिव मेडिसिन बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको अगर दिन में एक खुराक ही दिया जाए तो बहुत बेहतरीन है साथियों। थूजा 200 का आप इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छी रिजल्ट आपको देती है। और ख़ास करके जब सुबह 3 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक ठंड रहती है, मतलब कि सुबह 3 बजे से, मतलब आधी रात कहें या सुबह का समय कहें उसे, कि 3 बजे सुबह से 3 बजे दोपहर तक 12 घंटे उसे ठंड महसूस होता है। उसके बाद फिर शाम से पेशेंट थोड़ा सा ठीक महसूस करता है, शाम में थोड़ा चलता बोलता बात करता है, रात तक भी ठीक रहता है, लेकिन फिर सुबह जो है उसे ठंड लगना शुरू हो जाता है। और खास करके ठंड जो है वो बतलाता है कि मेरे पैर को ढक करके रखो, पैर में मालिश करो, जांघों में उसे बहुत ज़्यादा जो है और बहुत ज़्यादा जो है उसे ठंड महसूस होती है, खास करके दोनों थाइज में उसे बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने के लिए है थूजा के लिए। उसके बाद साथियों, इसका एक इम्पॉर्टेंट और पेक्यूलियर सिम्टम जो है साथियों, कि शरीर पे जो पसीना आता है वो खास करके क्या है कि जो वो मतलब कुछ जो ओढ़ के रखता है पेशेंट, तो जितना एरिया वो कवर रखता है बॉडी का, उसमें पसीना नहीं देखने को मिलता है। जो अनकवर्ड एरिया होता है बॉडी का, वहीं पे पसीना ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब बॉडी का जो पार्ट वो चादर से बाहर रखेगा या जो जिस एरिया को वो ओढ़ करके नहीं रखा हुआ है, उससे पसीना आता है। जिसको ओढ़ के रखा है, जो एरिया कवर्ड है बॉडी का, उसमें पसीना नहीं देखने को मिलता है। तो ये थूजा की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और थूजा के बारे में बहुत ध्यान में रखना है ये बात कि 200 थूजा का 200 पोटेंसी जो है मात्र एक खुराक एक दिन में चाहिए, और एक दिन में आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। आपके सारे सिम्टम्स जो है काफ़ी तेज़ी से कम होना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो पेन हो, चाहे वो फीवर हो, चाहे वो ठंड लगना हो, सारी चीज़ें साथियों। उसके बाद साथियों आते हैं हमारे पास होम्योपैथ में एक बहुत अच्छी नोसोड भी है मलेरिया से बनी हुई, जिसे हम कहते हैं मलेरिया ऑफिसिनालिस। अब इसका भी आप 200 पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कब करें हम मलेरिया ऑफिसिनालिस का उपयोग? आप जानते हैं कि नोसोड के बारे में होम्योपैथ में बताया गया है कि नोसोड एक लास्ट में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। मतलब नॉर्मल बाकी मेडिसिन से अगर जब आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और नहीं समझ में आ रहा होता है कि क्या करें, सारी मेडिसिन दे करके थक चुके होते हैं, तब जाना चाहिए हमें नोसोड की तरफ। डायरेक्टली कभी भी नोसोड की तरफ नहीं सोचना है, इसे हमेशा ध्यान में रखना है। तो साथियों, नोसोड मलेरिया ऑफिसिनालिस के बारे में आपसे बतला दूं कि 200 पोटेंसी और नोसोड हमेशा याद रखें कि दिन में एक ही बार यूज़ करें, बहुत है। मैं कहूँगा कि हफ्ते में एक बार यूज़ करें तो वो भी अच्छी बात है, पोटेंसी पे डिपेंड करता है। और हम जब यहाँ बात कर रहे हैं 200 पोटेंसी की, तो दिन में एक खुराक जो है हम इसे ले सकते हैं। अब कब ले, इसके सिम्टम्स क्या क्या है? तो साथियों, मलेरिया का बार बार आना, मतलब रहता है कुछ दिन ठीक रहता है, फिर आ जाता है, फिर कुछ दिन ठीक रहता है, फिर आ जाता है, और इस तरीक़े से जो है बीमारी परेशान कर रहा है, शरीर को नुकसान कर रहा है, बॉडी वेट घट रहा है, वीक होते जा रहा है पेशेंट, अलग अलग तरह के और वीकनेसेस आ रहे हैं और तरह के कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रहे हैं। तो उन सारी कंडीशंस में मलेरिया ऑफिसिनालिस एक बेहतरीन मेडिसिन जो है
एक तरह का हम कहें कि एंटीडोट कहें या वैक्सीन कहें, उस तरह का काम कर सकता है। पुरानी बुखार में मलेरिया ऑफिसिनालिस एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है कि बहुत पुराना बुखार है और वो छूट नहीं रहा है, उतरता है, चढ़ता है, ठीक हो जाता है, फिर कुछ दिनों में हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर कुछ दिनों में हो जाता है, तो फिर आपको मलेरिया ऑफिसिनालिस 200 चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि मलेरिया पैरासाइट का ही अटैक हो, मलेरिया पॉजिटिव हो आप, मलेरिया का ही बुखार हो, अगर अदर भी बुखार है जो लंबे समय से चला आ रहा है और ठीक हो जाता है और फिर कुछ दिन में आ जाता है, ठीक हो जाता है फिर कुछ दिन, तो ये जो इंटरमिटेंट इसका जो चलता है कि मतलब कुछ समय ठीक होकर के फिर से आना, तो इसको बहुत ध्यान में रखना है कि एक खुराक मलेरिया ऑफ 200 जो है वो पेशेंट को ठीक कर सकता है। साथियों, मलेरिया ऑफिसिनालिस का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम जो हमें ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि पसीना बहुत कम आपको देखने को मिलता है पेशेंट में। पेशेंट बतलाता है कि पसीना नहीं आता है, तो इसको ध्यान में रखना है। बाकी सारी मेडिसिन्स मुझे लगता है साथियों कि मलेरिया में इतना सिम्टम्स और इतनी मेडिसिन्स जो है आप लगभग 90 to 99% मलेरिया पैरासाइट के फीवर को जो है आपने समझ लिया और ज़्यादातर सिम्टम्स को मेरे ख्याल से मैंने कवर कर दिया है। अगर इतनी मेडिसिन्स आपके पास हैं और इतनी जानकारी आपके पास है तो मेरे समझे आप लगभग सभी तरह के और दुनिया के हर रीजन के, क्योंकि आपको मैं बतला दूं, आपको अगर जानकारी ना हो कि अफ्रीका सबसे ज़्यादा पीड़ित है मलेरिया से साथियों आज भी, और वहाँ के बच्चे आज भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वजह से। अब वहाँ तक तो मैं पहुँच नहीं सकता, मेरा भाषा पता नहीं कि पहुँच पाएगा या नहीं, लेकिन शायद चलिए कोशिश करते हैं कम से कम अपने भारत के बच्चे तो सुरक्षित हों। तो साथियों, होम्योपैथिक मेडिसिन और जो भी मेडिसिन मैंने आपको बतलाई है इन सब का कोई भी प्रूवन साइड इफेक्ट नहीं है। पोटेंसी के फॉर्म में जब आप लेते हैं इसे तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिम्टम्स जो भी मैंने बतलाए हैं वो सारे पेक्यूलियर सिम्टम्स है और सिम्टम्स के आधार पर आप अपनी मेडिसिन खुद से चयन कर सकते हैं साथियों, और घर बैठे आप अपने मलेरिया को जो है ठीक कर सकते हैं। और बाकी मेडिसिन, बाकी अगर किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो वो अपने जगह पे है। सिम्टम अगर होम्योपैथ के किसी मेडिसिन से मैच कर रहा है तो साथियों याद रखें कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम जब हमारे किसी होम्योपैथिक मेडिसिन से टच करता है तो फिर दुनिया की किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स अगर मिल गया हो तो होम्योपैथी बेस्ट नहीं है, परफेक्ट है, वन एंड ओनली है, अकेला काफ़ी है, किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ये थी सारी जानकारी साथियों मलेरिया के बारे में। आशा करते हैं कि आपको बेहतरीन ढंग से और आसानी से मैं समझा पाया हूँ मलेरिया के अलग अलग होम्योपैथिक मेडिसिन और उनके सिम्टम्स के बारे में साथियों। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ताकि जो हमारी जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेडिसिन और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे लेकर के मैं आते रहता हूँ वो आप तक पहुँच सके और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, इसके लिए बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है साथियों। अगर कुछ पूछना है या कुछ बतलाना है या आप कुछ रिकमेंड करना चाहते हैं कि हाँ इस पर मैं वीडियो बनाऊँ इस बीमारी पे, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके हर डिमांड को पूरा करूँगा, बिल्कुल करूँगा। तो फिर से साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले बीमारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।